अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 17 अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एसी थ्रू इंडक्टर। सबसे पहले इंडक्टर की डिफाइन देखते हैं। कहता है एन इंडक्टर अ कॉइल और चौक इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट having a large value of self inductance and negligible resistance that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it। इंडक्टर जो है एक कॉइल है, इसको चोक भी कहा जाता है। इसकी जो है लार्ज वैल्यू है सेल्फ इंडक्टेंस की, और इसकी रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है। काम क्या है, ये एनर्जी को स्टोर करती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जब यहाँ से करंट गुजरता है। यानी कि इंडक्टर जो है वो क्या काम करता है, एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट जो है इससे पास होता है। सर्किट देख लेते हैं। सर्किट में एसी सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पर एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स क्या होता है, यहाँ पर करंट जो है वो मुसलसल चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। जब करंट चेंज होता है तो इससे जब कॉइल में से गुजरता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है, ठीक है। तो जितनी तेजी से करंट चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ पर क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। वो ईएमएफ क्या करता है, अब यहाँ पर जो करंट का चेंज है उसको अपोज करता है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो जो कॉइल है या जो इंडक्टर है वो करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर जो कॉइल है या इंडक्टर है वो उसको क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कॉइल जो है यहाँ पर एनर्जी को स्टोर तो करी है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन एनर्जी यहाँ पर जो है वो परमानेंट स्टोर नहीं हो रही बल्कि टेम्परेरी हो रही है। ये एनर्जी को स्टोर करता है, फिर रिटर्न कर देता है, फिर स्टोर करता है, फिर रिटर्न करता है, ठीक है। इस तरह ये टेम्परेरी जो है वो एनर्जी को स्टोर कराता है मैग्नेटिक फील्ड में। असल में क्या हो रहता है, करंट के चेंज होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ पैदा हो जाता है। वो ईएमएफ जो है इस करंट के चेंज को अपोज कराता है। अगर करंट बढ़ता है तो वो कॉइल या ईएमएफ जो है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, और अगर करंट डिक्रीज होता है तो कॉइल या ईएमएफ जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो ये प्रोसेस जो है इस सर्किट में हो रहा होता है। यहाँ पर भी हमने करंट की अल्टरनेटिंग वैल्यू लेनी है और वोल्टेज की अल्टरनेटिंग वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर अगर हम करंट देखें, अल्टरनेटिंग करंट वो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर आई जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आई नोट जो है वो मैक्सिमम करंट है, ओमेगा क्या है, फ्रिक्वेंसी है, टी क्या है, टाइम पीरियड है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। चूंकि हमने देखा है यहाँ पे करंट के चेंज होने से क्या हो रहा है, ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो वो ईएमएफ जो है हम उसको क्या देते हैं कि वो किसके बराबर हो जाएगा, ई एल इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। ये जो ईएमएफ है इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। इस ईएमएफ को जो है हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कॉइल की रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाती है तो क्या होता है कि सर्किट का जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बैक ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ई की जगह पर क्या पुट कर देंगे, वी, और ये आ जाएगा एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। आई की वैल्यू क्या थी, आई नोट साइन ओमेगा टी, वो यहाँ पर पुट कर दी। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। डेरिवेटिव अप्लाई किया डेल्टा ओवर डेल्टा टी साइन ओमेगा टी के ऊपर, तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके बराबर होता है, वो कोस के बराबर होता है, ठीक है। साइन थीटा जो है वो किसका इक्वल हो जाता है, कोस थीटा। अब थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये बन जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वी इक्वल टू ओमेगा एल आई नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये पूरा फैक्टर जो है वो किसके बराबर है, ये बराबर होता है वी नोट के, ठीक है। वी नोट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सएल जो है वो ओमेगा एल के किस तरह बराबर है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि वी किसके बराबर है, आई आर के, और आर यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो के बराबर है ओमेगा एल के। तो हम अब इस पूरे फैक्टर की जगह पर क्या पुट कर देंगे, वी नोट, ये बन जाएगा वी इक्वल टू वी नोट कोस ओमेगा टी। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर है वो हमें बता रहा है कि कोस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये दोबारा से कोस किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा यहाँ पर ओमेगा टी उसने पुट किया हुआ है। ये हमारे पास आ जाएगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन। यहाँ पर वी जो है वो किसी भी लम्हे वोल्टेज की वैल्यू है जो कि अल्टरनेटिंग है, वी नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है, यहाँ पर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन देख ली और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन देख ली। इस सर्किट में पहले क्या होता है, वोल्टेज दिया जाता है और करंट को बिल्ड होने के लिए कुछ टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर अगर हम वेव फॉर्म देखें तो वेव फॉर्म जो है वो इसकी कुछ इस तरह बनेगी, वोल्टेज की ये आ जाएगी और करंट की ये आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फेज डिफरेंस देखें तो ये वेव फॉर्म्स हमें बता रही हैं कि यहाँ पर देखें जब करंट 0 है तो वोल्टेज जो है वो कितने पे है, 90 डिग्री पर है, ठीक है।
यानी कि वोल्टेज उस टाइम जो है वो मैक्सिमम है। फिर क्या होता है, जब करंट अपनी पीक वैल्यू पर जाता है तो वोल्टेज जो है वो कितना है, पाई पर आ जाता है। ठीक है, अब जब करंट जो है वो मिनिमम दोबारा जीरो होता है तो फिर वोल्टेज जो है वो नेगेटिव का मैक्सिमम हो जाता है। फिर जब हम देखें करंट जो है वो 3π/2 होता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, 2π हो जाता है। ठीक है, दोबारा से जीरो हो जाता है। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस में देखें तो वोल्टेज जो है वो π/2 या जिसको 90 डिग्री भी कहते हैं, वो क्या है, करंट से आगे चल रहा है। वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री या π/2 क्या है, करंट से आगे है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पर लीड कर रहा है और करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज अगर हम देखें तो 0 या 2π है, जबकि करंट जो है इस टाइम जो है 3π/2 या 270 पर है। ठीक है, तो ये क्या है, 90 डिग्री जो है वोल्टेज जो है आगे चल रहा है, किसके, करंट के। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और यहाँ पर एरो की जो लेंथ है वो क्या बता रही है, कि मैग्नीट्यूड बता रही है वोल्टेज की। ठीक है, तो वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कम होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, कि इंडक्टर जो है एसी के फ्लो में जो अपोजिशन दे रहा है, ये एसी के फ्लो को जो अपोज कर रहा है वो उसकी क्या कहलाती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। जैसे रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करती है, इस तरह यहाँ पर जो है इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो एसी को अपोज करेगी। ठीक है, इसको XL से रिप्रेजेंट करते हैं और XL जो है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे IXL, यहाँ से XL कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा V/I। ठीक है, यहाँ पर V अंडरस्टूड है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और I भी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो हमें पता है कि V का RMS किसके बराबर होता है, 0.707 V0 और I का RMS किसके बराबर होता है, 0.707 I0। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, जब इसमें पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट से कट गया तो XL आ गया V0/I0। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, V = IR होता है, या फिर हम कह सकते हैं IXL, और यहाँ पर XL की जो वैल्यू है वो बराबर होती है ω/L के। तो ये बन जाएगा I/ω/L। ठीक है, तो यहाँ पर हम V0 की जगह पर पुट कर देंगे ω/L I0 और डिवाइड में आ जाएगा I0। यहाँ पर I0 से कट गया तो XL बराबर आ गया ω/L के, या फिर जिसको हम कह देते हैं बराबर है 2πf। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो एक किस्म की रेजिस्टेंस ही है तो इसका यूनिट भी क्या होगा, ओम्स होगा। इसको ओम्स में मेजर किया जाता है। अब ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करी है, वो सोर्स की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करी है। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी जो है जिस तरह वैल्यू फ्रिक्वेंसी की इंक्रीज होगी XL भी इंक्रीज होगा। XL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी के। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो जाएगी। अगर हम डीसी की फॉर्म में देखें तो डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। डीसी जो है एक स्ट्रेट करंट है। ठीक है, इसमें पल्सेस नहीं होती। फ्रिक्वेंसी क्या आती है, नंबर ऑफ साइकिल्स। तो यहाँ पर साइकिल्स नहीं होते तो डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या आती है, 0 होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 0 पुट करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि इंडक्टर जो है वो डीसी को क्या करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा, वो डीसी को गुजरने देगा। उसके लिए वो जो 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन आती है कि इंडक्टर अलाउज डीसी बट ब्लॉक्स एसी, कि इंडक्टर जो है वो डीसी को क्या करता है, अलाउ करता है। डीसी के लिए वो 0 रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है। डीसी करंट जो है यहाँ से गुजर जाएगा, लेकिन क्या करता है, ब्लॉक करता है एसी को। एसी को ब्लॉक करता है तो वो क्या करता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर स्टोर कर रहा होता है। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है तो फिर एक्सएल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, लार्ज होती जाएगी। हमने नेक्स्ट देखना है पावर डेसिपेशन। इंडक्टर के अंदर कितनी पावर डेसिपेट हो रही है। तो इंडक्टर जो है कह रहा है कि प्योर इंडक्टर के अंदर कोई भी पावर डेसिपेट नहीं हो रही होती। इंडक्टर जितनी एनर्जी को रिसीव कर रहा है अगले ही क्वार्टर में वो एनर्जी को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। कहा जाता है कि इंडक्टर को जो है सिर्फ एसी को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये कोई भी पावर को या कोई भी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता। पावर देखें तो पावर का फार्मूला होता है V रूट मीन स्क्वायर I रूट मीन स्क्वायर कोस थीटा। चूंकि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है तो पावर क्या होती है, 0 होती है। इस पूरे प्रोसेस में इंस्टेंटेनियस पावर भी 0 होती है और एवरेज पावर भी 0 होती है। तो ये था हमारा एसी थ्रू इंडक्टर वाला टॉपिक जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अल्लाह हाफिज़।